इस वीडियो में हम पहले यूनिट के खेल चोट और औपचारिक विधियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न इसका जो हम हल करने जा रहे हैं वो देखिए एक बार आप। पहला प्रश्न है, निम्न में से विकृति के आधार पर चोटों का प्रकार है। पहली बात तो ये कि विकृति के आधार पर जो चोट है वो प्रकृति के आधार पर, चोट किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। दो प्रकार की है, एक को बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ, यानी कि आंतरिक। आंतरिक। और इनको बोलते हैं स्वाभाविक चोट। क्या बोलते हैं? स्वाभाविक चोट। ये होती है बहियस्थ या बाह्य चोट या अस्वाभाविक चोट। आंतरिक यानी स्वाभाविक चोटों का मतलब क्या होता है कि ऐसी चोटें जिनके लगने का पूर्व अनुमान खिलाड़ी को होता है, उसको पता है कि इस प्रकार के कार्य करने से इस प्रकार की चोट लग सकती है, और उस चोट लगने का कारण भी खिलाड़ी का कार्य होता है, ना कि कोई बाहरी कार्य, कोई बाह्य वजह होती है। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी किसी नाव को चलाता है, वो नौकायान के अंदर वो भाग ले रहा है, तो उसके अंदर चलाएंगे, उसको पता है कि नौकायान करने से उसके हाथ के जो छाले हैं पड़ जाएंगे, हाथ की जो खाल है वो उतर जाएगी। तो इसका मतलब कौन सी, उसको पता था वो क्या, कौन सी चीज हो जाएगी, कौन सी चोट हो जाएगी? स्वाभाविक चोट हो जाएगी। बॉल थ्रो आप करिए, आपको पता है कि अधिक जोर से फेंकने से मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, टेंडन टूट सकते हैं या लिगामेंट टूट सकते हैं। आपको पहले से इस चीज का पता होता है, इसलिए वो कौन सी चीज हो जाएगी? आंतरिक चोट हो जाएगी। आप दौड़ रहे हो, आपको पता है कि नंगे पैर दौड़ने से पैरों के तलों के अंदर जलन हो जाएगी या पैर के तलों के छाले हो जाएंगे, आपको पता है पहले से, तो ये स्वाभाविक चोट के अंतर्गत आएगी। आपको पता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से जोड़ों में सूजन आ सकती है, थकान आ सकती है, लैक्टिक एसिड बढ़ सकता है। ये सारी की सारी चीजें कौन सी होती है? आंतरिक यानी कि अंतस्थ चोटों के अंतर्गत आती हैं। और बाह्य चोटें, बाह्य चोटें होती हैं ऐसी चोटें जो बाह्य कारण से लगती हैं। जैसे आप भागे जा रहे हो, किसी खिलाड़ी के साथ टकरा गए, आपको पता है, आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था कि खिलाड़ी टकरा जाएगा, चोट लगी, वो बाह्य कारण होगी। आप खेल रहे हो, किसी उपकरण से टकरा गए, आपको चोट लगी, ये बाह्य चोट होती है। यानी कि जिसका पहले से पता होता है वो होती है अंतस्थ चोटें, जिनका पता नहीं होता वो होते हैं बाह्य। तो निम्न में से प्रकृति के आधार पर चोटों का प्रकार है। आंतरिक चोटें अपने पास हैं, इसमें मांसपेशी नहीं बताया, मुलायम उत्तम चोट नहीं बताया, अस्थि की नहीं बताया, तो इसके अंदर ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? आंतरिक चोटें। खेल चोट लगने का कारण नहीं है, किन 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 कारणों से खेल चोट नहीं लगेगी? उचित वार्म पर न होना, यहां प्रश्न को पढ़ना है, खेल चोटें लगने का कारण नहीं है, उचित वार्म न होना, न होने से चोट लगती है, ये क्या लगने का कारण नहीं है, तो ये नहीं होगा। मानसिक तनाव से चोट लगती है, तो ये नहीं होगा। उचित आराम करने से, उचित आराम करने से चोट नहीं लगती है, थकान के बाद क्रिया जारी रखने से चोट लग सकती है। प्रश्न उल्टा है, कारण नहीं है, तो चोट लगने का ये कारण नहीं है, क्योंकि ये चोटों से बचाता है उचित आराम करना। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ये। प्रश्न को ढंग से पढ़ना है अपने को। प्राइसेस विधि का संबंध किससे है? प्राइसेस विधि का संबंध किससे? हालांकि इस बार जो बोर्ड ने एग्जाम लिया था उसके अंदर क्वेश्चन था, उसको प्राइसेस को न मानकर उसको सिर्फ प्राइस विधि माना गया है, क्योंकि अपने माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो बुक चलती हैं उसके अंदर इसको सिर्फ प्राइस विधि ही दिया गया है, उपचार विधि को प्राइसेस नहीं दिया गया, जबकि होता प्राइसेस ही है। तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि प्राइसेस है या प्राइस। अगर अपने ऑप्शन के अंदर प्राइसेस और प्राइस दोनों दिए गए तो प्राइस ही करके आना है। अब कहता है प्राइसेस विधि का संबंध किससे है। यहां थोड़ी सी एक आपको बात बताना चाहता हूं मैं कि क्वेश्चन आते हैं कई बार। क्वेश्चन क्या आता है, आप देखिए, क्वेश्चन आ गया कि चोट का प्राथमिक या प्रथम तत्कालिक अपने मत लिखो, एक बार आप तत्कालिक मत लिखो, प्रथम उपचार है, प्रथम उपचार है।
एक तो प्रश्न ये आता है अमूमन। एक आता है कि चोट का शीघ्र तुरंत तत्कालिक उपचार है। इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में अंतर है, लेकिन शुरुआत इनकी एक जैसी है। इसको समझने के लिए एक बार फिर अपने अलग चलते हैं। प्राथमिक जो उपचार है, प्राथमिक उपचार, उसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास किसी खिलाड़ी के चोट लगी तो हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले प्राथमिक उपचार की परिभाषा क्या होती है कि चोट लगने के बाद जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधन के द्वारा इसका उचित उपचार करना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना, इतने तक जो काम होता है प्राथमिक उपचार में आता है। प्राथमिक उपचार खत्म कब होता है? जब डॉक्टर उसे अपने पास ले लेता है और ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, उसे चिकित्सीय उपचार कहते हैं। तो ये कहते हैं किसी खिलाड़ी की चोट लगी तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो इसके संबंध में एक पहले बात चलती थी, उसको बोलते थे राइसीडी, RICE। क्या बोलते थे? RICE। आर माने होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। यानी चोट लगते ही खिलाड़ी को उसी समय रेस्ट दे देना चाहिए ताकि खिलाड़ी के चोट गंभीर नहीं हो या दोबारा चोट नहीं लगे, उसी समय क्रिया रोक देनी चाहिए। आई का मतलब क्या होता है? आइस। आइस माने क्या होता है? बर्फ। यानी कि बर्फ का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब ठंडा भी लिख सकते हैं हम, ठंडा। यानी कि बर्फ का उपचार या ठंडा कोई उपचार करना, बर्फ का सेक करना। उसके बाद में सी, कंप्रेशन। क्या होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन माने क्या होता है? दबाव। ये कहता है कि जब आप बर्फ का उपचार करते हो, ये कर्म होता है, आपने पहले उसको रेस्ट दे दिया, फिर आपने उसके बर्फ का सेक कर दिया, फिर बर्फ के सेक के बाद आप क्या करते हो? आप उसको एक गिल्ली पट्टी के द्वारा, ठंडी पट्टी के द्वारा उसको थोड़ा सा कस के चोट को बांध देते हो। उसको बोलते हैं कंप्रेशन, यानी कि दबाव। ठंडा दबाव जिसको कई बार लिखा आता है ठंडा दबाव। इसके बाद ई का मतलब होता है एलिवेशन। क्या होता है? एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है? उठाव। कैसा उठाव? ऐसा उठाव यानी कि चोट लगे हुए अंग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाना, यानी कि वहां पे ब्लड की प्रोसेस कम करनी है। क्या करनी है? ये जो सिस्टम चलते हैं ना, ये 3 सिस्टम चलते हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों का एक उद्देश्य होता है कि चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का परिवहन धीरे कर देना ताकि उसकी सूजन बढ़े नहीं। ठीक है? क्यों होता है आगे इसका मतलब अपना उपापचय दर यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट का कारण होता है, वो अभी बताएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो ये 3 हो गए। एलिवेशन मतलब चोट जिस अंग के लगती है उसको हृदय के स्तर से ऊपर उठा देना। ये पहले चलती थी, इसमें फिर सुधार कर दिया गया। इसमें एक दे दिया गया पी, यानी कि प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दे दिया, यानी कि मतलब प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। यानी ये कहता है कि जैसे खिलाड़ी की चोट लगती है उसको पहले तो सुरक्षा देनी चाहिए ताकि चोट और नहीं लग जाए, उसकी गहरी चोट नहीं लग जाए, दोबारा वो चोट नहीं खा ले। फिर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन बता ही दिया, और लास्ट में होता है एस, यानी कि स्पोर्ट। क्या होता है? स्पोर्ट, यानी कि सहारा। जब व्यक्ति की चोट लग जाती है उस अंग को सहारा देना चाहिए। जैसे किसी हड्डी टूट गई तो किसी लकड़ी से सहारा दे देना या किसी और चीज से सहारा दे देना, उसको सहारा दे देना, इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। जब आपसे ये पूछा जाता है कि खिलाड़ी के चोट लगने पर प्राथमिक उपचार की पद्धति कौन सी है, तो कौन सी है? ये प्राइसेस पद्धति होती है। जबकि इस बार बोर्ड ने एस को नहीं माना है। क्या माना है? प्राइस पद्धति होती है। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रश्न आपको बताया था कि चोट लगने के बाद शीघ्र उपचार क्या है, तुरंत उपचार क्या है, तत्कालिक उपचार क्या है। उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ एक बात ध्यान रखना आप कि खिलाड़ी को पहले प्रोटेक्शन, फिर रेस्ट और फिर आइस दी गई थी। अभी देखो आप, ये कहता है खिलाड़ी की जब चोट लगती है तो चोट का उपचार किया जाता है, यानी उपचारिक विधियां। पुनर्वास विधि। पुनर्वास का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी के चोट लगने के बाद में उसको दोबारा चोट से उभार कर ग्राउंड में आने लायक बनाने तक की प्रक्रिया को पुनर्वास प्रक्रिया कहा जाता है, रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। चोट का उपचार, चोट के उपचार के अंदर 2 विधियां होती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चोट का उपचार, उपचार की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल विधि, इसको बोलते हैं व्यवसायिक चिकित्सा। व्यवसायिक चिकित्सा।
दूसरी को बोलते हैं भौतिक चिकित्सा। क्या बोलते हैं? भौतिक चिकित्सा। फिजियोथेरेपी, सुना होगा आपने नाम, फिजियोथेरेपी। इसको बोलते हैं कायिक चिकित्सा। क्या बोलते हैं? कायिक चिकित्सा भी इसी को बोलते हैं। इन दोनों में अंतर है। ऑक्यूपेशनल यानी कि व्यवसायिक चिकित्सा। व्यवसाय का मतलब क्या हो गया? व्यवसाय का मतलब कोई ऐसा कोई काम नहीं है कि गारमेंट्स का काम कर लिया आपने या किसी और काम कर लिया, वैसी बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि जब खिलाड़ी के चोट लग जाती है तो ये जरूरी थोड़ी है कि खिलाड़ी इतनी कम चोट लगी कि सारे काम कर ले। खिलाड़ी की चोट लगी, हाथ के लगी है, वो ब्रश नहीं कर पा रहा है, वो बटन बंद नहीं कर पा रहा है, वो अपने बाल कंघे से नहीं बना सकता, वो शर्ट के बटन नहीं कर सकता है, वो बेल्ट नहीं बांध सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो वॉशरूम नहीं जा सकता है। ऐसी चीजों में जो चिकित्सा मदद करती है खिलाड़ी को, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक चिकित्सा बोलते हैं। और ये होती है भौतिक चिकित्सा। ये वैसे 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो अपने जैसे न्यूरो फिजियोथेरेपी होती है, जो हमारे न्यूरो सिस्टम के अंदर सहयोग करती है हमारा, उसको उपचार करती है। दूसरा कार्डियो फिजियोथेरेपी होती है। तीसरा ह्यूमन हेल्थ यानी कि महिलाओं के समस्याओं के संबंधी जो एक फिजियोथेरेपी होती है। चौथी होती है हमारा पेल्विक फ्लोर यानी कि इस पेल्विक फ्लोर यानी पेशाब संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी होती है। और पांचवी होती है ऑर्थोपेडिक। क्या होती है? ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक। मस्कुलर भी इसको बोलते हैं, मस्कुलर थेरेपी। मस्कुलर थेरेपी मुख्य रूप से ये होती है जो खिलाड़ी की चोट को ठीक करती है। लेकिन इसके क्रम और गुण निर्धारित है। इसके अंदर पहला होता है तापीय उपचार। तापीय उपचार, थर्मल थेरेपी। थर्मल थेरेपी आपने सुना होगा, थर्मल प्लांट मतलब तापीय, जहां पर ताप के द्वारा कुछ काम किया जाता है, थर्मल प्लांट, तापीय ऊर्जा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोथेरेपी। क्या होता है? इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होता है? बिना किसी दवा के उपचार करना, किनके? किरणों के माध्यम से। किरणों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से उपचार करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी। तीसरा होता है मालिश यानी कि मसाज। और चौथा होता है सुधारात्मक व्यायाम। करेक्टिव एक्सरसाइज ये होते हैं। इनका क्रम निर्धारित होता है। आप पहले इसको नहीं कर सकते। आप खिलाड़ी के चोट लगती है, पहले तो आप उसको ये दोगे, यानी कि आप प्राथमिक उपचार देके आगे, उसके बाद में जब लेके आओगे उसको तो ये दोगे, उसके बाद ये दोगे, उसके बाद ये दोगे, उसके बाद ये दोगे। इनका क्रम निर्धारित है। ये क्रम पूछा गया है नेट एग्जाम में या केवीएस के एग्जाम में या नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, ये इसका क्रम पूछा गया है। तो पहले क्रम पे क्या होता है? तापीय उपचार। दूसरे पे इलेक्ट्रोथेरेपी, तीसरे पे मालिश और चौथे पे क्या आएगा? सुधारात्मक व्यायाम होता है। ताप कितने प्रकार के होते हैं? 2, गर्म और ठंडा। ठंडा उपचार, ठंडा उपचार। और दूसरा क्या है? गर्म। इसको क्या बोलते हैं? क्रायोथेरेपी। क्या बोलते हैं? क्रायोथेरेपी। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोथेरेपी। अब क्रम कैसे भी पूछ सकता है, यहां से पूछ लेगा, यहां से पूछ लेगा, इनमें से पूछ लेगा, आपको क्रम को याद रखना है। अब कहना क्या चाहता है? ये कहता है कि जब खिलाड़ी के चोट लगती है तो उपचार कहां से शुरू होता है? थर्मल थेरेपी से। और थर्मल थेरेपी में पहले क्या आएगा? ये ए नंबर पे आएगा और ये बी पे आएगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पहले पे ठंडा उपचार ही आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि खिलाड़ी के तुरंत चोट लगते ही शीघ्र चोट लगते ही शीघ्र तत्कालिक कौन सा उपचार शुरू करना चाहिए, तो कौन सा? चाहे तो तापीय बोल दे, तापीय में अगर पूछे तो कौन सा? ठंडा उपचार शुरू किया जाता है। इसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। प्राइसिस विधि का संबंध किससे है? तो किससे भैया? उपचारिक विधि से। आपको बताया था ये उपचार की प्राथमिक विधि है। ये क्या है? उपचार की
प्राथमिक। ये कहता है कि जिस अस्थि भंग में अस्थि टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है और कोमल अंग को भी चोट पहुंचाती है। अगर सिर्फ हड्डी टूटी है और उसने ना तो मांसपेशी को चोट पहुंचाई, ना त्वचा को चोट पहुंचाई, और ना ही हमारे कोई आंतरिक जो कोमल अंग है जैसे फेफड़े हैं, हृदय है या कोई लीवर है उसको चोट पहुंचाई, तो उसको बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। लेकिन इसने क्या कर दिया, कोमल अंगों को भी चोटिल कर दिया। टूट के हड्डी टूट के क्या करती है, किसी फेफड़े में घुस गई, तो फेफड़े में घुसते क्या कोमल अंग क्या हो गया, चोट लग गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड चोट, यानी कि गंभीर चोट। क्या बोलते हैं इसको, गंभीर चोट बोलते हैं इसको। निम्न में से कोमल ऊतकों की चोट है, निम्न में से कोमल ऊतकों की चोट है। चोट कितने प्रकार की होती है रचनात्मक दृष्टि से? देखो अपने पढ़ा चोट 3 प्रकार की है रचनात्मक दृष्टि से। थोड़ा सा देखो एक बार आप। पहले तो जैसे अस्थि की चोट यानी कि हड्डी टूट जाना। दूसरी आपने पढ़ा होगा मांसपेशी की चोट, इसका नाम चलता है कोमल ऊतकों की चोट। क्या बोलते उसको, कोमल ऊतक, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या मांसपेशी की चोट, मसल्स इंजरी। और तीसरा होता है जोड़ों की चोट। ये देखो 3 प्रकार की है। हड्डी तो हड्डी होती है, लेकिन इसका डिवाइडेशन है आगे 3। इसमें एक तो मांसपेशी खुद होगी, और एक क्या होती है मांसपेशी के अंदर, जैसे लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स एक क्या हो गया टेंडन, और चौथा क्या हो गया चमड़ी यानी कि त्वचा। ये होते हैं, ये इंजरी होती है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो लिगामेंट्स हड्डियों को जोड़े रखने का काम है, जोड़ के ऊपर अपने जो ज्वाइंट होता है उसको कसे रखने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। टेंडन किसको बोलते हैं, जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़े रखने का काम करते हैं। जैसे ये चिपकी हुई है अभी इसकी मांसपेशी, तो टेंडन की वजह से चिपकी हुई है। त्वचा आप जानते ही। तो यहां क्वेश्चन चला है कि निम्न में से कोमल ऊतकों की चोट है, स्प्रेन, स्ट्रेन, अब्रेशन और उपरोक्त सभी। अब इसके अंदर कोमल ऊतकों की चोट है, इसके अंदर सबसे पहले आपको बता दिया कि लिगामेंट्स। स्प्रेन क्या होता है, जब आपके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेन। स्ट्रेन क्या है, जब आपके टेंडन टूट जाते हैं या टेंडन चोटग्रस्त हो जाते हैं। मांसपेशी जैसे कोई जोर का खिंचाव लगा और हड्डी से मांसपेशी दूर खिंच गई या मांसपेशी फट गई, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अब्रेशन, चमड़ी का छिल जाना, सिर्फ चमड़ी का छिल जाना क्या कहलाता है, अब्रेशन। और ये देखो लिगामेंट्स भी आ गया, टेंडन भी आ गया, चमड़ी भी आ गई, ये तीनों आ गए, यानी कि उपरोक्त सभी कोमल ऊतकों की चोटों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निम्न में से कंट्यूजन कहा जाता है। कंट्यूजन क्या होता है, आपने नाम सुना होगा बंद चोट, बंद चोट, क्लोज। क्लोज माने क्या होता है, दरवाजा जैसे क्लोज करना, बंद करना, क्लोज इंजरी, बंद चोट। बंद चोट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आप खेल रहे हो और आपके आके क्रिकेट की बॉल बिल्कुल यहां आके बॉल लगे जोर से, तो यहां क्या करेगा, बाहर से फटी नहीं चमड़ी, मांसपेशी नहीं फटी, चमड़ी नहीं फटी, क्या हो गया, नीचे के नीचे क्या हो गया, जो रक्तवाहिनियां होती हैं वो चोटग्रस्त हो जाती हैं, कभी कभी अंदर के अंदर फट जाती हैं, ब्लड वहां पे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो गया, वहां का जो ब्लड होता है वो क्या करता है, लाल हो जाता है, रक्तवाहिनियां फट जाती हैं, बाहर निकल जाता है रक्तवाहिनियों से। तो फिर क्या होता है, पहले लाल रंग का होता है, कुछ समय बाद नीला रंग हो जाता है, कुछ समय बाद वहां पे बिल्कुल काला रंग हो जाता है। उसको बोलते हैं गुम चोट, जिसका पता नहीं होता है, गुम चोट। इसको क्या कहते हैं, गुम चोट। इस कंट्यूजन के नाम क्या क्या है, इसको गुम चोट भी कहा जाता है, इसको बंद चोट भी कहा जाता है, इसको यानी कि नील जमना भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, नील जमना, इसी को बोलते हैं। तो कंट्यूजन खिंचाव आना नहीं है, मोच आना नहीं है, अब्रेशन नहीं है, गुम चोट, ये इसका विकल्प सही होगा।
निम्न में से लिगामेंट्स की चोट है, आपको बताया था कि लिगामेंट्स, अगर लिगामेंट्स चोटग्रस्त हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेन। क्या बोलते हैं? स्प्रेन। और अगर टेंडन टूट जाते हैं या चोटग्रस्त हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेन। त्वचा के छिलने को बोलते हैं अब्रेशन। तो यहां पे क्या चोट लगी है? लिगामेंट्स की चोट, इसको बोलते हैं स्प्रेन। निम्न में से टेंडन की चोट है, आपको बताया स्ट्रेन। मोच किसकी चोट है? मोच किसको बोलते हैं? मोच। मोच किसकी चोट है? जोड़ की चोट है, अस्थियों की चोट है, पेशी की चोट है। उपरोक्त में तीनों में नहीं है। ये पेशी की चोट कहलाती है मोच, क्योंकि मोच आती है अपने स्प्रेन को बोलते हैं मोच। इसको बोलते हैं स्प्रेन को बोलते हैं। तो स्प्रेन में क्या चोटग्रस्त होता है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स किसकी चोट है? मांसपेशियों की चोट है, यानी कि पेशी की चोट है। प्राइसिस विधि का संबंध किससे है? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है औपचारिक विधियों से। खेल चोट लगने पर सबसे पहले कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? आपको पता है सबसे पहले क्या आएगी? क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी गर्म, इलेक्ट्रोथेरेपी तीसरी, और ये इसके अंदर सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? ठंडी चिकित्सा, ये करनी पड़ेगी। ये देखो क्वेश्चन अच्छा है। एथलेटिक्स टाइप जो चोट होती है उनके लिए सबसे बेहतर उपचार कौन सा है? क्रायोथेरेपी। ठंडी व गर्म चिकित्सा का प्रारंभ होता है। ठंडी व गर्म चिकित्सा यानी कि ठंडे और गर्म पानी के द्वारा चिकित्सा दी जाती है, लेकिन उसकी शुरुआत कुछ देर ठंडे पानी के सेक किया जाता है कभी, फिर उसके बाद में गर्म पानी का किया जाता है। ये तरीके से मालिश होती है पानी से। तो सबसे पहले इसकी जब बात करते हैं ठंडे व गर्म की, तो उसके अंदर गर्म से नहीं, सबसे पहले ठंडे पानी से शुरुआत की जाती है। और समाप्त, शुरू भी ठंडे पानी से की जाएगी और समाप्त भी ठंडे पानी से की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड टेक्निक। इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट है ये। आपको बताया था कि सबसे पहले थर्मल थेरेपी, उसके बाद में इलेक्ट्रोथेरेपी। जितनी भी तरंगे हैं, लाल अलग तरंगे हैं, बैंगनी तरंगे हैं और अल्ट्रासाउंड है, वो किस में आता है? इलेक्ट्रोथेरेपी में आता है। तो किस विधि में? ध्वनि तरंगों में। अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके अंदर आंसर क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। मांसपेशी में खिंचाव ज्यादातर किस स्थिति में आता है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके अंदर मांसपेशी में खिंचाव पैदा हो जाता है? ये कहता है आप जब आराम करते हो तो खिंचाव पैदा होता है क्या? नहीं होता। ये कहता है गलत ढंग से कार्य करने पर खिंचाव पैदा होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मांसपेशी के ओवरयूज से खिंचाव पैदा होता है? हो सकता है। लेकिन आराम और वार्म अप की कमी से, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर। क्योंकि मांसपेशी के ओवरयूज से तो सूजन भी आ सकती है, और भी काम हो सकते हैं। गलत ढंग से काम करने पर तो हड्डी भी टूट सकती है, और भी काम हो सकते हैं। लेकिन अगर मांसपेशी में आपके खिंचाव हो रहा है तो उसका कारण क्या है? कि आपने आराम कम किया है या आपने वार्म अप नहीं किया है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? वार्म अप। ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, पूरे टेंडन या उसके हिस्से का फटना क्या कहलाता है? स्ट्रेन। टेंडन का फटना, टेंडन का लंबा खिंचाव होना या टेंडन का टूट जाना स्ट्रेन कहलाता है। कौन सी चोट ओवरयूज का परिणाम है? ओवरयूज क्या होता है? ओवरयूज होता है किसी एक अंग का बार बार आवश्यकता से अधिक कार्य करना। जैसे क्रिकेट में बॉलर क्या करता है? बार बार बॉलिंग करता है, तो आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग कर लेता है, उसको बोलते हैं ओवरयूज बोलते हैं। तो ओवरयूज के कारण क्या हो सकता है उसके अंदर? इसके अंदर टेनिस एल्बो, ओब्लिक्यू फ्रैक्चर नहीं होगा, ये तिरछा अस्थि भंग है। कंट्यूजन आपको बता ही दिया, स्किन बर्न, चमड़ी का जलना, टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो आपको देखा होगा, टेनिस एल्बो का नाम चला था कभी, सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी के इस जब ये इंजरी हुई थी उस समय ये चर्चा में आई थी टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो इसकी, अच्छा टेनिस एल्बो एक टेंडन की चोट है, ये भी ध्यान रखना, ये टेंडन की चोट आती है। ये टेंडन है, ये टेंडन की चोट है, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? टेनिस एल्बो। हड्डी का डिस्क प्लेट
डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोलते हैं डिसलोकेशन, इसको बोलते हैं। यानी कि आपने देखा कई बार कंधा उतर जाता है, कंधा उतर जाना, जोड़ का निकल जाना, जबड़े का उतर जाना, ये टूटता नहीं है, जोड़ अपना स्थान छोड़ देता है, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन। तो हड्डी का डिसलोकेशन का अर्थ क्या है? डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या है? हड्डी का डिसलोकेशन। कंट्रास्ट बाथ, कंट्रास्ट बाथ का सुझाव दिया जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अस्थि को जोड़ने के लिए, स्ट्रेन को ठीक करने के लिए। प्रथम दोनों विकल्प ये भी गलत है, इसके अंदर होगा स्ट्रेन को ठीक करने के लिए। स्ट्रेन, मांसपेशी की चोट के अंदर हमेशा ठंडा और गर्म उपचार ही किया जाता है, इसलिए कंट्रास्ट बाथ के अंदर ठंडे गर्म पानी का प्रयोग किया जा सकता है आवश्यकतानुसार, इसलिए स्ट्रेन के लिए माना जाएगा। स्प्रेन, टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के लिए कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग करना चाहिए? ये आप देखो एक बार छोटा सा, ये कहते हैं कंट्रास्ट बाथ का आप प्रयोग तो करोगे, लेकिन कब करोगे? सूजन स्टेबल होने पर, जब सूजन बढ़ना रुक जाती है, जब सूजन खत्म हो जाती है। खत्म हो गई तो अपन देंगे क्यों उपचार? चोट लगने के तुरंत बाद कभी भी गर्म पानी साथ में प्रयोग। कंट्रास्ट बाथ का मतलब क्या है कि आप आवश्यकता अनुसार गर्म या ठंडे पानी का प्रयोग कर सकते हो। गर्म पानी के अंदर इसका एक उचित ताप के अंदर प्रयोग किया जाता है, तो आप गर्म पानी का तो प्रयोग अपने को करना ही नहीं है। प्रभावित क्षेत्र पर दबाव डालने के बाद नहीं है। ये कहता है कि कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग हमेशा चोट के स्टेबल होने पर, यानी कि सूजन जब रुक जाती है उसके बाद ही आपको कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग करना है, उससे पहले नहीं। जब तक सूजन बढ़ती है, आपको बताया था ना कि जैसे चोट लगती है तो प्रथम उपचार क्या होता है? बर्फ का सेक करना। अब बर्फ का सेक क्यों किया जाता है? क्योंकि जहां पे चोट लगी है वहां की मेटाबॉलिज्म रेट कम करनी है। मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि उपापचय दर कम करनी है। उपापचय दर क्या होती है? ऊर्जा का उत्पादन कम करना है। अपनी भाषा में अगर समझें तो ऊर्जा का उत्पादन कम करना है। वहां पे कम ऊर्जा पहुंचेगी, कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो दर्द भी कम होगा और सूजन भी कम होती है। अब सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं? देखो आप, मान लो चोट लगी है, चोट लगी है तो जैसे इसके अंदर आपको बताया था कि अपने बर्फ क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन चला था बर्फ क्यों लगाते हैं। तो बर्फ का सेक करेंगे तो क्या होता है कि वहां की जो रक्त वाहिनियां वो सिकुड़ जाती हैं, रक्त वाहिनियां सिकुड़ गई तो उसके अंदर जो ब्लड जा रहा था वो भी कम मात्रा में जाएगा, और ब्लड कम जाएगा इसका मतलब ऑक्सीजन भी कम लेके जाएगा। ऑक्सीजन वहां कम पहुंचेगी तो वहां पर ऊर्जा उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे सूजन रुक जाती है या बढ़ना कम हो जाता है। इसीलिए आपको बताया था एलिवेशन। एलिवेशन क्यों उठाया? क्योंकि रक्त का प्रवाह कम करना है वहां तक। रक्त का प्रवाह कम होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो उपापचय दर कम रहेगी। उपापचय दर अगर कम हो जाएगी तो वहां पर सूजन कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। और देखिए आप आगे, इसका आंसर क्या है? इसका केवल सूजन स्टेबल होने पर। तनावपूर्ण मांसपेशी की वजह है, तनावपूर्ण मांसपेशी क्या वजह हो सकती है? इसके अंदर खाने के बाद अचानक व्यायाम करना नहीं, अक्सर व्यायाम करना ये तो होगा ही नहीं, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग करना, व्यायाम के दौरान प्राप्त पानी नहीं पीना। ये कहते हैं तनावपूर्ण मांसपेशी, यानी कि मांसपेशी में खिंचाव पैदा कब हो जाता है? जब आप अचानक से एकदम स्ट्रेचिंग करते हो तो उससे आपकी मांसपेशी में खिंचाव पैदा हो जाता है। सूजन कम होती है किससे? सोना बाथ से, इवरपूल बाथ से, कंट्रास्ट बाथ से, उपरोक्त सभी से। सूजन कम किससे होती है? इसके अंदर कंट्रास्ट बाथ से। कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किससे किया जाता है? सूजन कम करने के लिए किया जाता है। सोना बाथ क्या है भी? एक आपने सुना होगा स्टीम बाथ, एक सोना बाथ। देखो जैसे आपको बताया कि इस जगह पे चोट लगी है तो यहाँ पे ठंडा सेक करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद में गर्म सेक करते हैं। लेकिन जब पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो, पूरा शरीर दर्द कर रहा हो, तो सारी जगह बर्फ लगाना या सारी जगह अलग अलग सेक करना संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि जब मांसपेशियों में दर्द होता है, पूरे मांसपेशियों में दर्द होता है, पूरे शरीर में थकावट होती है, तो उस समय क्या करते हैं कि पूरे शरीर को उपचार दिया जाता है। इसलिए स्टीम बाथ, पूरी बॉडी, आपने देखा स्टीम रूम होते हैं आजकल, उसके अंदर भाप चलती रहती है और आदमी अंदर रहता है, उसके अंदर थेरेपी मिलती रहती है। वो थर्मोथेरेपी के अंतर्गत आती है, गर्म चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है?
एक आपने स्टीम बाथ सुना होगा, सोना बाथ सुना होगा। स्टीम बाथ के अंदर आर्द्र गर्मी का प्रयोग किया जाता है। सोना बाथ आर्द्र गर्मी नहीं होती है, ये सूखी गर्मी होती है, जैसे हीटर लाइट से गर्मी दी जाती है। यानी जिसमें सूखी गर्मी होगी वो सोना बाथ के अंतर्गत आता है, और जिसके अंदर आर्द्र गर्मी होगी वो स्टीम बाथ के अंतर्गत आता है। तो सूजन कम किससे होती है? कंट्रास्ट बाथ से होती है। ये देखो आगे क्वेश्चन, किसी खिलाड़ी के जोड़ों पर पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा अच्छा है, कौन सा उपाय अच्छा है? आपको बताया सोना बाथ, स्टीम बाथ, सन बाथ और कंट्रास्ट बाथ, ये तीनों है। किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा तो स्टीम बाथ है इन दोनों में। नेक्स्ट, खेल चोट के इलाज के लिए इस पर निर्भर रहना चाहिए, किस पर रहना चाहिए? भौतिक चिकित्सा पर, यानी कि अभी जो अपने किया था फिजियोथेरेपी, दोष निवारक व्यायाम, यानी कि आपको बताया था सुधारात्मक व्यायाम, तो ये दोनों ही है, तो ऊपरी दोनों ही सही रहता है। खेल चोटें इससे न्यूनतम की जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं चोटें, तो किससे? मसाज से, सोना बाथ से, स्टीम बाथ से। किससे? स्टीम बाथ चोट लगने के बाद लिया जाता है, सोना बाथ चोट लगने के बाद लिया जाता है। मसाज, अगर आप मसाज करते हो, शरीर खेलने से पहले ही मसाज करते हो, तो मसाज करने से क्या होता है? मांसपेशियों में तन्मयता बढ़ जाती है, जिससे चोट लगने के आसार कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। निम्न में से किसे क्लोज चोट कहा जाता है? आपको बताया था कंट्यूजन, बंद चोट, क्लोज चोट इसको कहा जाता है। खेलों में पुनर्वास का प्रयोग करने से होता है, का प्रयोग करने से होता है। खेलों में पुनर्वास किसके द्वारा किया जाता है? इसके अंदर क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और करेक्टिक व्यायाम होते हैं। इसके अंदर करेक्टिक व्यायाम किए जाएंगे, यानी कि सभी से उपचार किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जो खिलाड़ी को ग्राउंड तक वापस ठीक करके लाया जाता है, तो अंत में व्यायाम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। मांसपेशी की चोट है, इनमें से मांसपेशी आपको बताया था रगड़क भी चोट, मोच भी चोट, ये तो चलो नहीं है, खिंचाव भी मांसपेशी चोट। लेकिन प्योर अगर बिल्कुल फ्रेश पूरे की बात की जाए तो मांसपेशी की चोट है जो वो खिंचाव होता है, पूरी मांसपेशी इसमें खिंचावग्रस्त हो जाती है। इन तीनों में से अगर चुनना पड़े तो आप खिंचाव को चुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लिगामेंट्स, इसमें सिर्फ चमड़ी, इसमें पूरी की पूरी मांसपेशी में खिंचाव पैदा हो जाता है। किस कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पिता कहा जाता है? डॉक्टर जेसी कैनेडी को कहा जाता है। खेल चिकित्सा की अंतरराष्ट्रीय अकेडमी कहां पर है? अमेरिका में है। कौन सा फ्रैक्चर आमतौर पर खेलों में नहीं लगता है? हेयर लाइन फ्रैक्चर, एक लाइन खिंच जाती है ये। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे 12 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसमें होता है, हड्डियां मुड़ जाती है, नाजुक होती हैं हड्डियां। कंपाउंड फ्रैक्चर, इसके अंदर हड्डी एक से अधिक स्थान पर टूट जाती है। लेकिन मल्टीपल फ्रैक्चर यानी हड्डी का कई जगह से टूट जाना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है खेलों के अंदर, तो इसका उत्तर होगा मल्टीपल फ्रैक्चर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं मैं, मांसपेशीय ऐंठन आपने सुना होगा, मांसपेशीय स्टिफनेस, मांसपेशीय ऐंठन। मांसपेशीय ऐंठन के कितने कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो होता है खिंचाव। अगर आपके खिंचाव की समस्या हो गई तो मांसपेशियों में ऐंठन यानी कि कठोरपन आ जाता है, मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं। दूसरा ये कहता है कि अगर आपने पानी कम पिया है, पानी मतलब लवण की कमी, मतलब नमक की कमी अगर आपके अंदर आपके होगी तो मांसपेशियों में ऐंठन पैदा हो जाती है। इसके बाद में तीसरा जो कारण होता है उसको बोलते हैं अति समातन, अति समातन यानी कि वेंटिलेशन की कमी शरीर में। वेंटिलेशन मतलब कि ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार ज्यादा बढ़ जाता है मांसपेशियों में, जिसके कारण भी मांसपेशीय ऐंठन पैदा हो जाती है। ये भी कारण है जिनकी वजह से हमारे मांसपेशीय ऐंठन पैदा हो जाती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा की अर्थ परिभाषा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।